सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डीपीपी। आज हम लोग डीपीपी 11 की बात करेंगे। इसमें बेटा केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड पैरेलल और साइड रिएक्शंस पर बेस्ड जेईई मेंस, एडवांस और नीट में सवाल आते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो अक्सर हम लोग अपने क्लास 12th में स्किप कर देते हैं क्योंकि बोर्ड्स में ये नहीं होता। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों को कवर करनी है। सबसे पहले आपको साइड और पैरेलल रिएक्शंस पर क्या होता है और क्या बात होती है वो जानना जरूरी है। जैसे बेटा आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन पढ़ी होगी, सस्ती सुंदर टिकाऊ। एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि सबको इसके बारे में ज्ञान हो कि जब हम लोग प्रोपेन का ब्रोमिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ऐसी अन्य ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस हैं कि जब हम लोग दो चीजें आपस में मिलाते हैं कि अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पे आके अटैक करता है तो वो हमेशा मेजर माइनर प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, इनमें से एक प्रोडक्ट मेजर बनता है क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ये आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बस इतना सा हिंट दे रहा हूँ कि आखिर साइड या पैरेलल रिएक्शंस होती क्या है। वो ये होती है कि जब दो रिएक्टेंट्स आपस में आकर मिले तो इन लोगों ने एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन की। जैसे ये यहाँ पर जो बना ये मेजर प्रोडक्ट बना कि ब्रोमीन 2 डिग्री फ्री रेडिकल की वजह से यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनाएगा और यहाँ पे ये माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। ये करीबन 95% होता है और बचा कुचा करीबन 5% ये होता है। तो ये हम कैसे डिसाइड कर लेते हैं? तो काइनेटिक्स के हिसाब से ये इसकी काइनेटिक्स जो निकाली जाती है या जो इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकाला जाता है उसके लिए कुछ फॉर्मूलेस डिसाइड करे गए हैं। वो फॉर्मूलेस को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चूंकि एक मेजर है एक माइनर है, ये मेजर का रेट कांस्टेंट मान लेते हैं K1 है और जो माइनर बन रहा है उसका रेट कांस्टेंट K2 है। सिंस दे आर एट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द डिफरेंट रेट्स therefore they will also having the different rate constant, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अगर K1 है तो वो K2 ले लेते हैं। तो जैसे यहां पर मैं क्या बात बता रहा हूं कि एक आपका अगर रिएक्टेंट है, ये आपको दो प्रोडक्ट दे रहा है। B जो प्रोडक्ट है वो मेजर में है और C जो आपका प्रोडक्ट है वो मान लेते हैं माइनर में है। जैसे ये A था, दो प्रोडक्ट दे रहा है B और C, मेजर माइनर। इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो रेट कांस्टेंट है वो K1 ले लिया, इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो रेट कांस्टेंट है वो K2 ले लिया। एक और दे रहा होता तो K3 ले लेते, एक और दे रहा होता तो K4 ले लेते। अब अगर हम रेट लॉ लिखें तो क्या लिखेंगे? R1 के हिसाब से, R1 मतलब A से B की तरफ अगर जा रहे हैं तो वो होगा माइनस DA अपॉन DT, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दिस रिएक्टेंट। एंड अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, जब हम रेट लॉ लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? कांस्टेंट इनटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट A ही है। सिमिलरली अगर हम R2 लिखें तो भी वही है, रिएक्टेंट तो सेम ही है। रेट कांस्टेंट यहां अलग हो जाएगा K2, फिर से मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए। तो बच्चों यहां से आप देखो, इन दो इक्वेशन से देखो जो कि यहां से आई, अगर हम ओवरऑल रेट निकालेंगे या आप ये कह लो कि अगर हम इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो वो क्या आएगा? आर इफेक्टिव R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 जो कि किसके बराबर है? अगर हम A कंसेंट्रेशन कांस्टेंट ले लें, मतलब कॉमन ले लें सॉरी, तो वो ये आ रहा है कि K इफेक्टिव इज इक्वल टू या ओवरऑल रेट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 और यहां पे मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A। ये है एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अगर आप लोग पैरेलल या साइड रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। कभी कभार स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा जाता है कि K1, K2, K3, K4, K5, K6 दिया है तो उसके रेट इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होगा? बताओ, समझ रहे हो हमारी बात? ये मैं कैमरा थोड़ा नीचे कर देता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि K1 K2 K3 K4 K5 तक दिया है, तो उसका रेट इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या है? तो लिखेंगे K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 प्लस K5 एक ब्रैकेट में, बाहर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A। कभी कभार इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या है। ओवरऑल ऑर्डर फर्स्ट ही है। जो हमने ये एज्यूम किया था, ये फर्स्ट ऑर्डर ही एज्यूम किया था, और पैरेलल या साइड रिएक्शंस पे हमारे कोर्स में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पर बेस्ड ही क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, आया था, आएगा, और यही कोर्स में है, ये बात ध्यान रखना। तो ओवरऑल ऑर्डर भी फर्स्ट है, क्योंकि ए के ऊपर ही तो मोलर कंसंट्रेशन तो 1 ही है ना, ए के ऊपर जो पावर है वो तो 1 ही है। भले तुम K1 ऐड कर लो, तुम K2 ऐड कर लो, तुम K3 ऐड कर लो, ये तो ए तुम इसको कॉमन लेकर बाहर ब्रैकेट के बाहर फेंक दोगे, और ए के ऊपर पावर हमेशा 1 ही रहेगी, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर लिया है तुमने। तो ये ओवरऑल ऑर्डर कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हमेशा याद रखना फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट। नेक्स्ट क्या पूछ सकते हैं आपसे, एक पूछ सकते हैं कि यार इसका हाफ लाइफ पीरियड ओवरऑल, हाफ लाइफ निकालो ओवरऑल या इफेक्टिव, ओवरऑल इफेक्टिव या ओवरऑल हाफ लाइफ पीरियड निकालो। तो आप लोगों ने के का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या पढ़ा है, 0.693 अपॉन टी हाफ, यही पढ़ा है बच्चों। यहां से जहां से ये रेट इफेक्टिव आया था, वहां पे आप ये देख रहे हो K1 प्लस K2 प्लस K3 आ रहा है, तो ये क्या है, ये इसका रेट कांस्टेंट है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट। तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट आपका आ रहा है K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड सो ऑन। ओवरऑल रेट इफेक्टिव किसके बराबर होगा, 0.693 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव, जो कि बराबर होगा 0.693 अपॉन टी हाफ 1 प्लस 0.693 अपॉन टी हाफ 2, और ऐसे चलता रहेगा। अब आप जानते हैं 0.693 0.693 0.693 कट जाएगा, तो यहां से आपको एक चीज मिल रही है कि अगर आपको ओवरऑल या इफेक्टिव हाफ लाइफ पीरियड चाहिए तो उसका फॉर्मूला है 1 अपॉन टी इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ ऑफ 1 प्लस 1 ऑफ टी हाफ ऑफ 2 प्लस 1 ऑफ टी हाफ ऑफ 3 एंड इट गोज ऑन। क्या किया मैंने, बस ये जो फॉर्मूला ओरिजिनल निकाला था, जो रेट इफेक्टिव रेट निकाला था, उसमें मैंने ये देखा K1 प्लस K2 क्या है, रेट कांस्टेंट है। कौन सा रेट कांस्टेंट है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट है या इफेक्टिव रेट कांस्टेंट है। उस इफेक्टिव रेट कांस्टेंट को हमने यहां पर रख के आराम से दिखा दिया। आप जानते हैं कि K का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन टी हाफ होता है, तो 0.693 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव, और ये रखते गए, 0.693 कट गया, तो ये फॉर्मूला हमारा निकल कर आया। तो यहाँ पे आपने 3 चीजें समझी, एक रेट इफेक्टिव क्या आएगा, रेट कांस्टेंट इफेक्टिव क्या आएगा, टी हाफ इफेक्टिव क्या आएगा, ओवरऑल या ऑर्डर इफेक्टिव क्या आएगा, समझ रहे हैं। एक लास्ट चीज आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि ये बताइए कि जो ये बी और सी बन रहा है, इसका कितना परसेंटेज कंपोजिशन आपको मिल रहा है। तो देखो इसकी एक प्रूविंग है, वो प्रूविंग आपको इस समय बताना इस स्टेज में बेकार है। क्यों, क्योंकि उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसलिए मैं आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं कि मान लीजिए कि आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बी पूछेगा निकालने को, तो क्या रखेंगे इसका फॉर्मूला, इसके रिलेटेड जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट भाई 2 ही हैं, तो K1 प्लस K2 इंटू 100। सिमिलरली परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ C पूछेगा, तो C के करस्पॉन्डेंस रेट कांस्टेंट क्या है, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। उसी तरह D का E का अगर दिया होगा तो निकाल लेंगे। तो ये 3 से 4 फॉर्मूले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू इस टॉपिक को और क्लियर करता हूं। क्वेश्चन पढ़िए, कितना बड़ा क्वेश्चन है, 4 लाइनों का। बाइसाइक्लोहेक्सेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, was found to undergo 2 parallel first order rearrangements at 730 Kelvin. The first order rate constant for the formation of cyclohexane, यानी कि एक प्रोडक्ट वो साइक्लोहेक्सेन बना रहा है
और उसका जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है वो ये दी हुई है ये, और कह रहा है एक दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है, एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल साइक्लोपेंटीन द रेट कांस्टेंट वाज दिस, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स। कितना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन उसका जो पूछ रहा है, जो उसका हल है, जो उसका सल्यूशन है, वो बहुत ही लुल है। तो बस इसी तरीके के बड़े बड़े क्वेश्चन जानबूझ के आपको डराने की कोशिश करेंगे। आपको क्या कहना है कि हम नहीं डर रहेंगे तुमसे बेटा। तो देखो दो चीजें बना रहा है, एक बना रहा है साइक्लोहेक्सेन और एक बना रहा है मिथाइल साइक्लोपेंटीन। इस K1 की वैल्यू आपको दी हुई है, इस K2 की वैल्यू आपको ये दी हुई है। परसेंटेज ऑफ क्या निकालेंगे, साइक्लोहेक्सेन। कैसे निकलेगा, K1 अभी हमने बताया फॉर्मूला, अपॉन टोटल इंटू 100। K1 की वैल्यू क्या है 1.26 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 1.26 इंटू 10⁻⁴ प्लस 3.8 इंटू 10⁻⁵ इंटू 100। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 76.83% आएगा। और दूसरे का निकालना है तो क्या करेंगे, 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये मिथाइल साइक्लोपेंटीन का आ जाएगा। कितने बड़े क्वेश्चन का कितना सरल सा आपको जवाब देना है। आपको बस याद क्या रखना था, ये चुनना सा फॉर्मूला। बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक ये रिएक्शन है कि 5 मोल्स A गिव्स B एंड C। यहाँ पे B का 1 मोल बन रहा है, C का 2 मोल बन रहा है। K1 रिएक्शन पाथ 1 के लिए और रिएक्शन पाथ 2 के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है। और क्या क्या गिवन है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। K1 K2 की वैल्यू दी है, आसान कर दिया। इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A गिवन है, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज C आफ्टर 5 आवर्स। देखो ये हमको पर सेकंड में दिया है, ये हमें आर में दिया है, तो हम टाइम को पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 इंटू 60 इंटू 60, तो ये क्या हुआ, इतने सेकंड्स में हमको C का फॉर्मेशन निकालना है। ये डिसअपियर होता है, ये फॉर्म होता है। ये रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A नॉट अपॉन A। हम ये तो पता करें कि आखिर A कितना डिकम्पोज हुआ है, व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर 5 आवर्स। क्योंकि जब ये 5 घंटे के बाद खत्म होगा तभी तो आपका जो प्रोडक्ट है यानी कि C वो बनना चालू होगा या वो बन जाएगा। देखिए आप लोगों ने कभी ये किया होगा कि एट T इक्वल टू 0 अगर इसका इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन A है तो इसका 0 होगा। कुछ समय बाद अगर ये X डिसोसिएट हो रहा है तो ये भी X बन रहा है डिपेंडिंग अपॉन इट्स मोलर कंसंट्रेशन, है ना। हालांकि ये 2C है तो ये 2X बन रहेगा। और फिर फाइनल A माइनस X और ये 2X, और इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा और जो भी होगा वो सिर्फ यही होगा यानी कि A। ये आपने चीज जब आप क्लास 12th पे होगे तो आपने ये चीज से ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया होगा। A0 की जगह A रखा होगा, मोलर कंसंट्रेशन फाइनल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A की जगह A माइनस X भी रखा होगा। तो उन्हीं चीज़ों से शुरुआत करके ये क्वेश्चन को हम समाप्त करना चाहते हैं। यहाँ पे K1 प्लस K2 है, पैरेलल पाथ रिएक्शन है, इसलिए सिंगल K नहीं लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, K इफेक्टिव लेंगे। K इफेक्टिव अभी हमने क्या पढ़ा था कि वो K1 प्लस K2 के बराबर होता है। 5 इंटू 60 इंटू 60 लॉग इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.25 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A। K1 प्लस K2 कितना है
1.5 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻6। इन दोनों को जब ऐड करोगे आएगा 20 इंटू 10⁻⁻6। समझ गए? तो विच इज इक्वल टू ये वाली पूरी वैल्यू, ये जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखी ना ये वाली, ये एज इट इज कॉपी कर देना। तो यहां से मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए आप 0.1744, इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो ये ए आएगा। आपका जो ये ए फाइनल है वो किसके बराबर है? ए माइनस एक्स के, जहां पे ए क्या है? इनिशियल, और कितना डिकम्पोज्ड हुआ, वो हमें निकालना है। आपने जो ए फाइनल है वो 0.1744 निकाल लिया, ये 0.25 दिया है, तो बेसिकली आपने ए माइनस एक्स में एक्स की वैल्यू निकाल ली यहां से। इसे सॉल्व करने पर जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए डिकम्पोज्ड हुआ था वो आपको मिलेगा 0.0756, 0.0756। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी आफ्टर 5 आवर्स इज इक्वल टू, अभी हमने बताया था ना परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, तो यहां परसेंटेज कंपोजिशन तो पूछा नहीं है, तो हम बस इनटू 100 नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे? इसका रेट कांस्टेंट अपॉन टोटल रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय ए कितना डिकम्पोज हुआ था? 0.0756। देखो बच्चों, अगर एक एक मोलर कंसंट्रेशन होता तो बात अलग थी, इसके 5 मोल ए 2 मोल सी बना रहे हैं, तो यानी कि 1 मोल सी के लिए कितना होगा? 2/5। इसे अब फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सी आफ्टर 5 आवर्स आ जाएगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर एक बार आप समझ जाओगे तो इस तरीके के क्वेश्चन से हमेशा आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक बार आप चाहो तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके आप इसे सीख सकते हो। कभी कभार होता है एक बार में चीज ग्रैप नहीं हो पाती है। बस कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेशन करनी है और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो बच्चों ये रहा आपका DPP 11 का क्वेश्चन। मोलर कंसंट्रेशन ए पैरेलल साइड रिएक्शन दिखा रही है, K1 K2 इसके रेट कांस्टेंट हैं, B और C प्रोडक्ट बना रही है, K1 K2 का रेशियो 1:9 दिया है और K1 की वैल्यू दी है 1.3 into 10⁻⁵। What you have to calculate is the concentration ratio of C/A if an experiment is allowed to start with only A for 1 hour। अब आपको इसका सही आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में तुरंत डालना है। अगर आपका आंसर मुझे सही लगा देन आई विल आस्क दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट टू गिव मी द डिटेल सोल्यूशन। ठीक है, और आपके ही तरीके के और आप ही के आंसर को मैं अगले टर्न में बोर्ड में समझाऊंगा। तो आपके पास सिर्फ जैसे ही वीडियो रिलीज़ हो रही है आपके पास सिर्फ 4 घंटे हैं या 5 घंटे हैं, आपको फटाफट आंसर को पोस्ट करना है। स्ट्रेट इनटू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर बजाती है और कल मिलेंगे नई DPP में।